हमारे साथ मोदी जी हमारे साथ अगले शो में भी देखिए बताएंगे आपको शानदार आइडियाज। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। चंदन जी बताइए, मार्केट की इस रिकवरी को आपने किस तरह से रीड किया? 11,700 के ऊपर जाकर वापस निफ्टी टिक गया है, और आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज कौन से हैं ये भी बताइए प्लीज। जी नमस्कार। देखिए, बाजार में शानदार मोमेंटम है और मोस्ट ऑफ द हेवीवेट्स काउंटर बाजार को यहाँ पे चीयर अप करते हुए नजर आ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि बाजार में जो बीएफएसआई सेगमेंट और बैंकिंग काउंटर थे वो अब सारा देने लगे हैं, तो बाजार में ब्रॉड बेस्ड बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। और अच्छी बात यह है कि निफ्टी लगातार 8वां दिन है जब हायर लोज बना रहे हैं, यानी किसी भी प्रीवियस डे का लो नहीं तोड़ रहा है। तो ये ओवरऑल इंडिकेट यही कर रहा है कि बाजार का जो मोमेंटम और ट्रेंड है वो इंटेक्ट रहेगा। और हमारा मानना है कि लॉन्ग पोजीशन है वो होल्ड करनी चाहिए। इवन मौजूदा स्तर पे कोई भी डिप मिले या करंट लेवल पे खरीदारी करे। 11,600 का स्टॉप लॉस, और हमारा मानना है कि बाजार अब 12,000 की रैली के लिए तैयार हो रहा है। पहले हमारा इस रैली में टारगेट 11,800 थे जो प्रीवियस स्विंग लो थे, बट अब जिस हिसाब से मोमेंटम बना है लग रहा है 12,000 और फिर उसके ऊपर के लेवल भी हासिल करने में कामयाब रहेगा। तो जिनके पास पोजीशन है वो ट्रेलिंग रखें, जिनको नया लेना है वो भी ले, और उसके साथ में यहाँ पे 11,700 की कॉल में भी ट्रेड की जा सकती है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी 22,750 का एक इमीडिएट हर्डल था, उस हर्डल के ऊपर 2 दिन से डिसाइसिवली होल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग बनते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं 23,200 23,300 के लेवल बैंक निफ्टी में भी नजर आ रहे हैं। तो हम 11,800 12,000 निफ्टी में और 23,200 300 से लेके 23,500 तक के लेवल बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और हमारा मानना है कि हेवीवेट्स काउंटर एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस ये सब परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। अब ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो पहला ट्रेड तो है टाइटन। देखिए, इन काउंटर्स में ऑलरेडी पिछले कुछ चंद मिनटों में शानदार मूवमेंट आया है। टाइटन आप देखोगे 3 दिन के कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है और काफी फेवरेट स्टॉक है, लगातार 7 दिन से हायर लोज बना रहा है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के साथ आज 18% का ओपन इंटरेस्ट है जो काफी रिमार्केबल है। तो टाइटन पहला ट्रेड रहेगा जो खरीदारी की सलाह रहेगी। 1215 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 1285 से लेकर 1300 के टारगेट। कुछ मिनटों में मूवमेंट आ चुका है तो स्टॉप लॉस और टारगेट उस हिसाब से चेंज भी किया जा सकता है। दूसरा ट्रेड रहेगा रिलायंस इंडस्ट्री, और ये काउंटर ने क्या शानदार मोमेंटम बना के पिछले कुछ दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। काउंटर में शॉर्ट कवरिंग के साथ में पुट राइटिंग और कॉल अनवाइंडिंग हुई है, और ऐसा लग रहा है कि अब ये दिग्गज बाजार को चीयर अप करने के लिए तैयार हो रहा है। तो रिलायंस खरीदे। 2230 का स्टॉप लॉस, ऊपर में लगभग 2350 2380 के टारगेट होने चाहिए। चलिए, ये 2 स्टॉक्स पर आपको लॉन्ग कॉल्स आते हुए दिख रहे हैं। आरआईएल जो थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ और अब 3% ऊपर, और लॉन्ग आपको टाइटन पर भी सजेस्ट कर रहे हैं चंदन तपड़िया साहब। गोयल साहब आपसे जुड़ते हैं। मुदित जी, कल आपने शानदार 2 कॉल्स दी थी अंबुजा सीमेंट पर आखिरी सौदा में और मार्केट्स टुडे में। सबसे पहले उसका रिव्यू करते हैं। दिन का उच्चतम लेवल 230 पे चल रहा है, बताइए किस हिसाब से आप अंबुजा सीमेंट को देखते हैं? गुड मॉर्निंग शैल जी। बिल्कुल, कल मार्केट्स टुडे में हमने अंबुजा सीमेंट पर डिस्कशन किया था, क्योंकि लास्ट में सारे सीमेंट स्टॉक्स में तेजी बनी थी और आज करीब ओपनिंग नोट पर तेजी दिखा रहा है। 5.5-6% के ओआई एडिशन के साथ अंबुजा सीमेंट में बाइंग देखने को मिल रही है। हमने 235 के टारगेट तो जाए थे, 235 के टारगेट हमारे इंटैक्ट है। आज के सेशन में लग सकते हैं, यहाँ पर भी बाय करने की सलाह दे रहे हैं। कोई डिप भी आता है तो भी बाय करेंगे। 235 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 226 का। चलिए, अपने 2 स्टॉक कॉल्स भी शेयर कीजिए गोयल साहब। देखिए, सबसे पहले हम बाटा को बाय करने की सलाह देंगे। आज दोनों स्टॉक मैंने बी लेटर से चुने हैं। सबसे पहले बाटा को लॉन्ग करने की सलाह देंगे। जिस तरह के स्ट्रक्चर ये काउंटर बना रहा है, वीकली चार्ट को अगर हम देखते हैं तो एक ट्रायंगुलर पैटर्न इस काउंटर ने बनाया है। उसके ब्रेकआउट के पास ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। 6.5-7% के ओआई एडिशन के साथ बाटा में बाइंग नजर आ रही है। मुझे लगता है ये तेजी बरकरार रहेगी। आज के सेशन में 1390 के टारगेट के लिए बाटा को लॉन्ग करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1348 का। वहीं दूसरा काउंटर हम देख रहे हैं, बैंकिंग स्टॉक्स में कुछ रनअप देखने को मिला है लोअर लेवल से। बंधन बैंक इन लेवल्स पर काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। स्टॉक में करीब 250% के आसपास रिवर्सल कैंडल बना के इस काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही है और लगातार एक हायर हाइस हायर लोज में एक काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। आज के सेशन में 100 डेमा के ऊपर ये काउंटर निकला है। मुझे लगता है बंधन बैंक में तेजी बरकरार रहेगी। 320 के टारगेट के लिए बंधन बैंक को लॉन्ग करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 305 का। दिन का उच्चतम लेवल हेमंत जी आपके सामने निफ्टी और बैंक निफ्टी में आता हुआ दिख रहा है। शानदार रैली आपके सामने और 4 बाय कॉल्स फिलहाल बहुत जबरदस्त तरीके से हमारे सामने डिस्कस होती हुई दिख रही हैं। बंधन बैंक और अंबुजा सीमेंट और बाटा गोयल साहब की तरफ से, और चंदन तपड़िया साहब ने अपनी मोहर लगाई है बाय की रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाइटन पर। हेमंत जी।
बिल्कुल सही बात है। तो ये सारे स्टॉक्स जो हैं इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। और अच्छा प्रदर्शन देखिए जैकॉब भी दिखा रहा है, जिसकी बात हमने अभी अभी की थी। 5% की रैली देखिए यहां पर देखने को मिल रही है। RIIL में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो चौतरफा मूड जो है वो फेस्टिवल वाला देखिए पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि टाइटन बढ़ता ही जा रहा है 4.5% ऊपर, और टाइटन का असर साफ तौर पर देखिए आपको पड़ रहा है बाटा पर। तो बाटा अभी देखिए मुदित जी ने बताया। ये बताइए किटकैट भी चलेगी क्या? नेस्ले ये भी आपको बढ़िया लग रहा है? चंदन जी आप तो इसे क्लोजली ट्रैक करते ही हैं। आप कह रहे हैं टाइटन, मुदित जी कह रहे हैं बाटा, किटकैट ब्रेक हो जाए? बिल्कुल, और किटकैट ब्रेक होना भी चाहिए। और देखिए फेस्टिवल माहौल है और किटकैट से एंजॉय नहीं करे तो मेरे हिसाब से बाजार का मूड ही है वो रियल वे में चीयरफुल नहीं हो पाएगा। और आप नेस्ले की बात करें तो एक शानदार कंसोलिडेशन का बॉटम आउट अप्रोच हो रहा है वीकली चार्ट पे देखें तो, और डेली चार्ट में ऑलरेडी पिछले 6-7 दिनों से यहाँ पे हाई राइज हाई लोज बन रहे हैं। और आपने नोटिस किया होगा मोस्ट ऑफ द FMCG और ये कंजम्पशन रिलेटेड काउंटर वापस अपने तूल पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ टाइटन बाटा की बात करें या फिर FMCG में आप डाबर, ब्रिटानिया और इन सब की बात करें तो कहीं ना कहीं पूरे सेक्टर में वापस एक पॉजिटिव रुझान आया है। तो नेस्ले पे खरीदारी की सलाह रहेगी। काउंटर अभी लगभग 16,000 से कुछ थोड़ा ऊपर चल रहा है, खरीदें। 15,600 के स्टॉप लॉस, ऊपर में 16,700 से लेकर 17,000 तक के टारगेट रहेंगे। और मेरे हिसाब से किसी को नेस्ले में इन्वेस्टमेंट करना है 10 से 15% के लिए तो भी ये मौजूदा लेवल काफी इंटरेस्टिंग रहेगा और यहाँ पे फटाफट मूवमेंट बनते हुए भी नजर आएंगे। चलिए चंदन जी बहुत बढ़िया आपने बात नेस्ले की करी और हेमंत जी ने एक याद ताज़ा कर दी। नेस्ले में हेमंत जी एक डिस्प्रपोर्शनेट पैसा किटकैट की वजह से भी आता है। एक समय था सन 2002 में कैडबरी लिस्टेड हुआ करता था, बहुत साल लिस्ट रहा, लेकिन उस वक्त .com बस्ट के बाद उनके मैनेजमेंट ने समझा कि भाई ये बिल्कुल सही मौका है, तो एक बेहतरीन MNC डीलिस्ट हो गई। सही बात है। और देखिए नेस्ले मैगी का तो देखिए अब फ्लेवर है ही इसमें, और फेस्टिवल का फ्लेवर भी है और रीओपनिंग का फ्लेवर भी है। तो आज HUL, नेस्ले, आज सबसे अच्छा प्रदर्शन देखिए कौन सा सेक्टर दिखा रहा है। ऑटो में तो अच्छी तेजी देखने को मिल ही रही है। FMCG सेक्टर देखिए सेकंड बेस्ट सेक्टर आपको नजर आएगा। और यही वो दोनों सेक्टर्स हैं जो दरअसल फेस्टिवल चीयर आज आपको दिखा रहे हैं। ऑटो की बात भी करते हैं। चंदन जी आपका तो फेवरेट सेक्टर है, ये बताइए। M&M की बात कल भी हुई थी, आज भी देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। थोड़ी देर में एस्कॉर्ट्स के मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम जानेंगे कि रूरल सेक्टर में किस तरह की ग्रोथ देखने को मिल रही है। आप तो एस्कॉर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर हमारे एनालिस्ट कम्युनिटी में रहे हैं। ये बताइए कोई अच्छा ऑटो स्टॉक जो आपको इस समय नजर आ रहा है? जी देखिए ऑटो की काउंटर बात करें तो देखिए रूरल में जो रूरल ऑटो ट्रैक्टर्स की जो डिमांड है और जो यहाँ पे आप थीम और व्यू देखते हो, विजिबल कर रहे हो, रियली रिमार्केबल है। और एस्कॉर्ट्स आप देखोगे आपने काफी कन्विक्शन और सपोर्ट दिया है इसको पुश करने में, और हम लगातार 1100 के लेवल से इस काउंटर को 1350 के टारगेट के लिए रिकमेंड कर रहे थे और इसने लगभग 1350 के हाई बनाने के बाद ही ऊपर के लेवल से डिप हुआ है। अब हमारा एस्कॉर्ट्स में वापस मानना है कि 3-4 दिन का कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुका है, ऑटो नंबर आ चुके हैं, वापस एक नया टूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। कोई भी हल्का फुल्का डिप आए 1200 का सपोर्ट रहेगा और अब की बार 1350 नहीं 1450 से 1500 तक की रैली बनेगी। M&M की आप बात करें तो M&M भी काफी मोमेंटम है। कल हमने 10 के दमदार में M&M बाय भी दिया था, काफी अच्छा मूवमेंट कल भी था। तो इस काउंटर में भी लगभग आप ऊपर की तरफ देखोगे तो 666 तक के लेवल बनने चाहिए। तो एस्कॉर्ट्स M&M दोनों फोकस में, और मेरे हिसाब से ट्रैक्टर सेगमेंट और रूरल एग्री का ऑटो सेगमेंट यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। चलिए दिन के हाईस पे 2 लेवल्स हैं हेमंत जी स्टॉक्स में। रिलायंस अब आपको 2300 रुपए की तरफ अग्रसर, और टाइटन 1268 जिस पर आपको थोड़ी देर पहले एक बाय कॉल मिली थी। बाटा आपके सामने 1378 दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये तीनों ट्रेड्स पिछले 5 मिनट में आपको मिले हैं 10 के दमदार ट्रेड्स पर, और तीनों दिन के उच्चतम लेवल पर आपको फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखेंगे। हेमंत जी बिल्कुल सही बात है। तो ये सेक्टर देखिए भाग रहा है, बजिंग है, आउट परफॉर्मेंस इस समय यहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मैं देख रहा हूं सरकारी कंपनियों में भी तेजी हो रही है। ONGC दिखाइए 2.5% ऊपर। अब सरकारी कंपनियों में भी देखिए आज एक मूव बनना शुरू हो चुका है। तो ऑयल एंड गैस स्पेस बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ। RIL तो देखिए टेलीकॉम का प्ले है ही, गैस वाला प्ले भी है।
रिटेल वाला प्ले भी है। तो देखिए ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। ये मूव इस समय करता हुआ आपको नजर आएगा। अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है आज ओएनजीसी, एक बाउंस बैक यहां पर बनता हुआ आपको नजर आ रहा है। लेकिन ऑटो से मेरी नजरें नहीं हट रही हैं। हीरो मोटोकॉर्प पर सुबह भी बात हुई थी, ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। मारुति पर भी देखिए मॉर्निंग में बात हुई थी, मारुति में अभी भी बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। आज सुबह सुबह आपने भी यही कहा था कि मारुति और अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, हीरो मोटोकॉर्प अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। मुदित जी, मारुति जिन्होंने खरीदा है स्टॉप लॉस ट्रेल कहां पर करेंगे और टारगेट क्या होगा? आज शाम तक 7,000 के ऊपर देखिए फिर से निकल गया ये। बिल्कुल, देखिए मारुति में व्यू बिल्कुल इंटैक्ट है। जिन्होंने हमारे कहने पे खरीदा है बिल्कुल बाय साइड पे ही रही है। 7100 तक के अपसाइड मूव कोई बड़ी बात नहीं है आज के सेशन में मारुति में देखने को मिले। यहाँ पर बाय करने की भी सलाह दे रहे हैं। तो स्टॉप लॉस रहेगा 6940 का। हेमंत जी, यहाँ पर एक अपडेट दूंगा मैं। टाइटन हमने सुबह के वाले शो में पकड़ा था 1224 पे, 1260 के टारगेट हो जाए थे, वो टारगेट अचीव हुए हैं। तो थैंक्स टू चंदन जी ने उसको रिकमेंड किया और उसके बाद लगातार इस काउंटर में तेजी बनी हुई है। फिलहाल आपके सामने शानदार तेजी आपको आती हुई दिख रही है मारुति में। हेमंत जी, ये ज़रा देखना पड़ेगा कि अगर आप अक्टूबर का परफॉर्मेंस देखें एफएनओ में तो कौन सा टॉप परफॉर्मर होगा ऑटो स्पेस में। आप मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं आपको बताता हूं। जी हाँ, तो आपके सामने मारुति 11% बढ़ा है अक्टूबर की एक्सपायरी में। और इससे पहले अगर आपको 2-3 स्टॉक्स आते हुए दिख रहे हैं तो वो है टाटा मोटर्स, जिसमें आपने 16% की रैली देखी है, और टायर कंपनीज अपोलो टायर टॉप परफॉर्मर है ऑटो स्पेस में एफएमसीजी काउंटर्स में। चलिए, और कहां आपको शानदार तेजी आती हुई दिख रही है एस्कॉर्ट्स के मैनेजमेंट से जुड़ने से पहले यहां पर कुछ चर्चा करते हैं। ओएनजीसी पर हेमंत जी आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, एक राय लेते हैं 3175। आपके लिए गोयल साहब बताइए, ओएनजीसी आपको कैसा लगता है, और रिलायंस अब 2306। तो ये दोनों स्टॉक्स आपको साथ ही साथ चलते हुए दिख रहे हैं। आपकी राय गोयल साहब ओएनजीसी पर? चलिए, ओएनजीसी को यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह देंगे। अच्छी चीज जो नजर आ रही है बिल्कुल अभी की अभी 20 डेमा का ब्रेकआउट स्टार्ट पर हुआ है। दूसरी चीज, जिस तरह का जो कंसोलिडेशन लास्ट 2-2.5 हफ्ते से इस काउंटर में देखने को मिला था, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस लाइन का भी ब्रेकआउट अभी की अभी नजर आया। 71.30 यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह है। आज के सेशन के लिए 74 रुपए तक के अपसाइड मूव इस काउंटर में देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 70। ऑलराइट, तो देखिए ओएनजीसी, ये भी इसकी चर्चा हो ही रही थी, भागता हुआ आपको ये स्टॉक का नजर आ रहा है। अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और एनर्जी सेक्टर आज अब देखिए 1% ऊपर हो चुका है। तो इसमें मूव आता हुआ ऑटो के अलावा एनर्जी स्टॉक्स में भी देखिए एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। चलिए जोड़ते हैं भारत मदान साहब को, जो एस्कॉर्ट्स के ग्रुप सीएफओ हैं, और उनसे जानेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह की ग्रोथ देखने को मिल रही है और ट्रैक्टर की डिमांड दरअसल किस तरह से बनती हुई नजर आ रही है। तो ये एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है जो आपके सामने हम पेश करेंगे। और एस्कॉर्ट्स का स्टॉक भी देखिए फिर फोकस में रहेगा। एस्कॉर्ट्स के स्टॉक में अल्टीमेट वाले टारगेट चंदन जी आपके क्या हैं, ये तो बताइए। बिल्कुल सी देखिए, एस्कॉर्ट्स में हेमंत जी काफी कन्विक्शन है और आप लोग भी लगातार इसमें सपोर्ट कर रहे हो। हमारे 1350 के पहले टारगेट थे जो रीच हुए, वापस अभी डिप हुआ है, लेना चाहिए। मेरे हिसाब से 1200 का सपोर्ट अब रहेगा और अल्टीमेटली 1450 से 1500 के टारगेट एस्कॉर्ट्स में अगले वाली रैली में बन जाएंगे। चलिए, ये राय आपको एस्कॉर्ट्स पर आती हुई दिख रही है। फिलहाल आपके सामने जो प्राइस है वो लगभग 1260 के आसपास चल रहा है, 1% ऊपर। और अब जुड़ते हैं एस्कॉर्ट्स के मैनेजमेंट से। मदान साहब जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, वो हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। दिल्ली से जो हमारा दूर संचार का कनेक्शन है वो शायद थोड़ा सा हेमंत जी आज फ्लक्चुएट कर रहा है। यूँ समझिए कि तेज़ी इतनी है बाज़ार में, और जो हमारे दूर संचार के तार हैं वो भी झंझनाते रहते हैं जब आप एस्कॉर्ट्स की बात करते हैं। उनसे थोड़ी देर में जुड़ते हैं, लेकिन तब तक जी हाँ, चलिए मदान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदान साहब, स्वागत है आपका। शानदार आपने रैली कर रखी है। लोग फार्मूला 1 कार्स खरीदते हैं और उनको तेजी से चलाते हैं। आपके शेयर ने तो बिल्कुल धूम मचा रखी है बाजार में। बताइए किस हिसाब से आप सेकंड हाफ की सेल्स देखते हैं? फर्स्ट क्वार्टर हल्का सा वीक था, लेकिन अब एक अच्छा मूवमेंट और मोमेंटम दोनों वॉल्यूम और बिजनेस में आता हुआ दिख रहा है। बताइए क्या उम्मीदें हैं आपकी सेकंड हाफ से?
तो जैसा आपने बोला, ऑब्वियसली फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा हमारा इम्पेक्टेड था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बट सेकेंड क्वार्टर में अगर हम ग्रोथ देखें तो अच्छी 23-24% की ग्रोथ देखने को मिली है वॉल्यूम में। और ये आई थिंक इस क्वार्टर के नतीजे से देखा तो अब तक का हाईएस्ट एवर वॉल्यूम है कंपनी का जो अचीव किया है। और अभी रूरल डिमांड जो है मार्केट में काफी स्ट्रांग है, तो अभी आगे सेंटीमेंट हमें लग रहा है पॉजिटिव रहेंगे बट फेस्टिव सीजन में भी। तो अगले 6 महीने भी जो डिमांड का सिनेरियो है वो पॉजिटिव ही रहेगा और हमें उम्मीद है कि डबल डिजिट ग्रोथ जो है बैलेंस ऑफ ईयर में भी कंटिन्यू रहेगी। ठीक बात है। अच्छा सर, ये बताइए फेस्टिवल सीजन क्योंकि अब शुरू हो रहा है, दशहरे में खूब सबको उम्मीदें हैं, लोग बता रहे हैं कि खूब बुकिंग्स हो रही हैं। कोई अगर आप आंकड़ा बाजार के साथ आज शेयर करना चाहें, किस तरह की बुकिंग्स आप देख रहे हैं, कौन से सेगमेंट्स में सबसे ज्यादा बुकिंग्स हो रही हैं और क्या उम्मीद है ये वाला अक्टूबर पिछले बार वाले अक्टूबर से क्या बेटर हो सकता है? देखिए, इसका खाली एक इशू है, रिटेल डिमांड डेफिनेटली स्ट्रांग रहेगी। तो जैसे कि पिछले साल था उसी तरह से हमें लगता है कि अक्टूबर का मंथ इस बार भी वैसे ही जाएगा, लेकिन होलसेल नंबर पे थोड़ा प्रेशर आ सकता है। वो इंडस्ट्री की जो सप्लाई पोजीशन है वो काफी रिस्ट्रिक्टेड है इस टाइम, तो उसकी वजह से हो सकता है ओवरऑल डिमांड थोड़ा इम्पेक्ट हो फेस्टिव सीजन के टाइम में। लेकिन दिसंबर से जब डिमांड थोड़ा कम हो जाता है उस टाइम से आई थिंक वापस जो है इंडस्ट्री प्रोडक्शन की पोजीशन वापस नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी। तो आई थिंक दिसंबर से मार्च के जो नंबर्स होंगे आई थिंक उसमें आपको वापस ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बट अक्टूबर नवंबर ऑलरेडी हाई वॉल्यूम और हाई बेस मंथ्स हैं, तो उसमें मे भी आपको होलसेल नंबर में इतना ग्रोथ नहीं दिखेगा, तो रिटेल नंबर डेफिनेटली स्ट्रांग रहेंगे। जी मनोज साहब, कहाँ कौन से बाजार से आपको अच्छा वॉल्यूम आता हुआ दिख रहा है? आपने जो कॉन्फ्रेंस कॉल की थी वहाँ पे 2 आपने स्टेट्स ऐसे बताए, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़, जहाँ पर वॉल्यूम ट्रैक्शन कम था, लेकिन साउथ इंडिया में आपने बेहतरीन वॉल्यूम्स देखे, लगभग 50% ऊपर। आगे आने वाले 2 क्वार्टर्स में बताइए आपको कहाँ पर अच्छा ट्रैक्शन आता हुआ दिख रहा है स्टेट वाइज? ठीक है, अभी तो इस देखें तो अभी तो पैन इंडिया बेसिस पे डिमांड हर जगह अच्छी है। शुरू के 4-5 महीने में डेफिनेटली नॉर्दर्न पॉकेट्स पे कुछ स्टेट्स में, जैसे हमने बताया वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, उन स्टेट पे थोड़ा प्रेशर था। लेकिन अब आज की डेट पे देखा जाए तो डिमांड जो है और पैन इंडिया बेसिस पे हर जगह यूनिफॉर्मली ग्रो कर रही है। और आगे जाके भी रबी सीजन जब शुरू होगा तो अगेन नॉर्दर्न मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है। तो हमें लगता है फरवरी मार्च में अगेन डिमांड जो है नॉर्दर्न मार्केट भी अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाएगी। ठीक बात है बाप। तो शुक्रिया सर समय निकालने के लिए, हमारे साथ आज चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले 6 महीने में पॉजिटिव सुधार की उम्मीद आप कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया स्टेटमेंट आपकी तरफ से निकल कर आता हुआ। और देखिए एस्कॉर्ट्स ये वो स्टॉक है जो लगातार देखिए भागता हुआ आपको दिख रहा है। 6 महीने का चार्ट दिखाइए, ऑटो इंडेक्स को प्लॉट करिए और एस्कॉर्ट्स के शेयर को प्लॉट करिए, आपको समझ में आएगा एस्कॉर्ट्स ने किस तरह से शानदार प्रदर्शन दिखाया है। तो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। 6 महीने का रिटर्न देखिए, लॉकडाउन के समय करीब करीब 90% के रिटर्न इस शेयर ने आपको कमा कर दिए हैं। और इसीलिए देखिए जो चंदन जी हैं वो एस्कॉर्ट्स की सवारी करते हैं। ये कहानी आपके सामने एस्कॉर्ट्स पर अनफोल्ड होती हुई दिख रही है। हेमंत जी, डेट फ्री कंपनी है और आप देखिए जो इनका कुबूटा का जेवी है उसकी वजह से ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 3 साल में या उससे पहले आपको हर साल 8 से 10 हज़ार ट्रैक्टर्स एक्सपोर्ट होते हुए दिखेंगे। तो अब हेमंत जी प्लेन में तो ज़रा दिक्कत हो रही है, चल नहीं रही। अब मुझे पता है कि चंदन जी अगर यूरोप जाएंगे तो किस पे जाएंगे? बिल्कुल सही बात है बाबा। अच्छा, एक इन्होंने पिक्चर दिखाया था। अच्छा, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, काम करते हैं पहले इस पर आ जाते हैं। कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले संभव। ओके, ऑयल एंड गैस रिफॉर्म्स पर हो सकता है बड़ा फैसला, दूसरा स्टेटमेंट यह आता हुआ। लक्ष्मण रॉय हैं क्या हमारे साथ? बताइएगा, आज कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले हो सकते हैं जिसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स के ऊपर सरकार काम कर सकती है। ऑयल एंड गैस रिफॉर्म्स पर हो सकते हैं बड़े फैसले। तो दूसरा स्टेटमेंट यह आ रहा है, लक्ष्मण रॉय के पास कोई एक्सक्लूसिव खबर है, इसका मतलब ऑयल एंड गैस सेक्टर से जुड़ी हुई। लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण बताइए, कितने बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है और क्या कुछ हो सकता है आज की बैठक में? लक्ष्मण जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ? हाँ, जुड़ चुके हैं। बताइए लक्ष्मण जी, क्या कुछ हो सकता है आज के कैबिनेट की बैठक में? क्या बड़े फैसलों की बात कर रहे हैं आप ऑयल एंड गैस सेक्टर से? कुछ दिक्कत हो रही है शायद। लक्ष्मण जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर, आवाज आ रही है। बताइए, प्लीज बताइए।
देखिए, जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब से कुछ ही देर बाद या फिर क्या कुछ ही मिनटों बाद कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और ये कैबिनेट की बैठक मुझे लगता है रिफॉर्म के मोर्चे पे बहुत बड़ा फैसला ले सकती है। वह है ऑयल एंड गैस सेक्टर रिफॉर्म को लेकर के। सूत्र मुझे ये बता रहे हैं कि एक प्रस्ताव कैबिनेट के पास ये गया है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो घरेलू गैस उत्पादन होता है उस पर जो कीमत होती है सरकार अभी कंट्रोल करती है, वो सरकारी कंट्रोल के दायरे से बाहर कर दिया जाए। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट आज विचार कर सकती है, सहमति बनी तो इसको अंतिम मंजूरी मिल सकती है और इसके तहत अलग अलग किस्तों में जो है वो डोमेस्टिक गैस पर से कंट्रोल सरकार हटाएगी। ऐसा करते हैं लक्ष्मण जी, आप जरा हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि स्टॉक्स में बहुत शानदार रैली आती हुई दिख रही है। एक बार जरा स्टॉक व्यू ले लेते हैं। चंदन तपड़िया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन जी, थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज की, दोनों दिन के उच्चतम लेवल पर चल रहे हैं। मेरे सामने आपको ऑयल इंडिया में बहुत अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, लगभग 87-95 कैश का काउंटर है। बताइए फिलहाल आपकी क्या राय है इस लेवल पर? इसमें अगर आप डिविडेंड यील्ड देखें तो 12% है। जी हाँ, देखिए ऑयल इंडिया की आप बात करें तो ये काउंटर है, लगातार एक पिछले कुछ दिनों से अंडर परफॉर्म किया था बट एक मेजर सपोर्ट से वापस टर्न हो रहा है ये स्टॉक। और देखिए इवन वीकली चार्ट पे देखें तो 3 वीक पहले इसने 8350 का लो बनाया। लास्ट वीक में भी इसने लगभग 87 का लो बनाया, इस वीक में भी लगभग 86 का लो बनाया। तो कहीं ना कहीं 84 से लेके 86 के जोन पे एक मल्टीपल क्लस्टर ऑफ सपोर्ट आ रहा है। उसके अलावा आप देखोगे 3-4 दिन से जरूर थोड़ा सा डिप हो रहा है बट डिप में कोई सेलिंग का वॉल्यूम नहीं है। और मैकेनिकल इंडिकेटर और दूसरे टेक्निकल पैरामीटर्स में देखें तो काउंटर अपने आप को बॉटम बना चुका है। तो ये जो 84-85 का जो बॉटम है वो काउंटर के लिए वर्क करना चाहिए और उस बॉटम की वजह से एक बार ये काउंटर 96-97 तक का लेवल बनना चाहिए। तो काफी अंडर परफॉर्मेंस रहा है बट बीट एंड डाउन है और मेजर सपोर्ट से टर्न हो रहा है। इसके लिए ऑयल इंडिया में यहाँ पे अप मूव बनना चाहिए और उसी सिमिलर तौर पे ओएनजीसी में भी थोड़ा बहुत बाउंस बैक बनना है। और देखिए वो अक्षर के स्टॉक से दोनों भागते हुए आपको नजर आ रहे हैं, दोनों दिन के हाईज पर। लक्ष्मण रॉय जी की एक्सक्लूसिव न्यूज पर देखिए दोनों ही स्टॉक्स इस समय दिन के उच्चतम स्तर पर आ गए हैं। ओएनजीसी ये हाई बीटा शेयर है, 3.5% ऊपर इस समय कारोबार कर रहा है। और ओएनजीसी के लिए आपके टारगेट्स बताइए मोदी जी, आप क्या दिख रहे हैं आपको हासिल होते हुए? फिर उसके बाद में लक्ष्मण जी से ये भी जानना चाहता हूं कि ये बैठक का आउटकम कितने बजे आएगा, क्योंकि देखिए ये आउटकम जब आएगा तो फिर और तेजी से फिर ये स्टॉक्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो शुरुआत तो हो चुकी है इन दोनों स्टॉक्स में तेजी की, लेकिन एक टारगेट बताइए आपने ओएनजीसी का क्या रखा है आज के लिए? बिल्कुल, देखिए ओएनजीसी का आज के लिए हमने 74 का टारगेट सजाया है। जिस तरह का ब्रेकआउट चार्ट पर हुआ है 20 डेमा के ऊपर ये काउंटर निकला, वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिली है और खबर का असर भी इस काउंटर पर नजर आ रहा है। मुझे लगता है आज के सेशन में 74 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। बाय करने की सलाह है, स्टॉप लॉस रहेगा 70 का। जी ये बताइए कितने बजे आउटकम आएगा आज कैबिनेट की बैठक का? देखिए, कैबिनेट की बैठक जो निर्धारित है 10:30 पे और मुझे लगता है कि करीब 2 घंटे बैठक चलती है तो 12:30 बजे तक कैबिनेट की बैठक खत्म हो जाएगी। लेकिन एक पेच इसमें बता दूं कि चूंकि बिहार में चुनाव है तो हो सकता है कुछ प्रस्तावों को एहतियातन सरकार पहले चुनाव आयोग के पास भेजे कि हमने ये फैसला लिया, हम जा रहे हैं बताने, और चुनाव आयोग से मंजूरी की बात बताए। हालांकि ये जो प्रस्ताव है इससे मुझे नहीं लगता है कि बिहार के चुनाव से कोई लेना देना है, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि चुनाव के दौरान सरकार पहले चुनाव आयोग को बताती है, फिर बताती है, सार्वजनिक करती है जानकारी। लेकिन ये जो प्रस्ताव है उसमें एक चीज महत्वपूर्ण बता दूं जो पिछले साल बताना भूल गया था मैं, कि ये जो डी कंट्रोल की बात है अलग अलग चरणों में प्रस्ताव है। प्रस्ताव है कि शुरू में कुछ हिस्सा डी कंट्रोल करिए, फिर बाकी हिस्सा डी कंट्रोल करिए, और कुछ जो प्रायोरिटी जो सेक्टर है जैसे फर्टिलाइजर जैसे सेक्टर है तो उसको कुछ समय के लिए कंट्रोल्ड प्राइस पे आप सप्लाई करते रहिए। इस तरह कुछ प्राइस बने हुए हैं इसमें प्रस्ताव है। और शैल सर बेहतर बता पाएंगे कि एक बार याद होगा उनको कि गैस एक्सचेंज बना है, तो गैस एक्सचेंज इसलिए बना था कि हम आगे चल के गैस प्राइस फ्री करें और सिंगल मार्केट बनाएं, यूनिफॉर्म मार्केट बनाएं। इसी की तरफ एक दूसरा बड़ा कदम है। तो लक्ष्मण जी एक आध बार और समझाइए, जैसे कि आपने बिहार चुनावों की बात करी, तो क्या एकदम ही डी कंट्रोल होंगे नेचुरल गैस प्राइसेस, या इसमें आपको कोई स्टेजेस लगते हुए दिखेंगे कि भाई पहले कोई हिस्सा डी कंट्रोल हुआ, फिर बाजार को चेक किया गया और उसके बाद जो पूरा सेक्टर है उसको डी कंट्रोल कर दिया गया?
देखिए थोड़ा सा इसको मैं विस्तार में बताऊंगा। दरअसल अभी दो हिस्सा है। एक हिस्सा है जो डिफिकल्ट एरिया में गैस फील्ड है, जो छोटे छोटे ऑयल एंड गैस फील्ड हैं, उससे निकलने वाले गैस की कीमतों पर सरकार कोई कंट्रोल नहीं करती है। मोदी गवर्नमेंट ने उसको डी कंट्रोल पहले ही कर दिया था, करीब जहां तक मुझे याद है 2016 में। अभी दो तरह के गैस है जिस पर प्राइस कंट्रोल होता है। प्री नेल और न्यू नेल पॉलिसी के तहत जो गैस निकलते हैं उस पर सरकार का कंट्रोल होता है। अब प्रस्ताव यह है कि इन दोनों को भी डी कंट्रोल किया जाए, लेकिन एक झटके में ना किया जाए, अलग अलग किस्तों में किया जाए। अलग अलग किस्तों का मतलब यह होगा कि मान लिया जाए एक कंपनी है, वो प्रोडक्शन करती है गैस का जितना, उसका एक तय हिस्सा शुरू के दिनों में आपको 3 साल या 5 साल के लिए कहा जाएगा इसको आप डी कंट्रोल प्राइस पे बेचिए, बाकी को कंट्रोल प्राइस पे बेचिए। फिर उस तय समय सीमा के बाद एक तय हिस्सा और जोड़ लीजिए, उसको डी कंट्रोल प्राइस पे बेचिए, बाकी को आप कंट्रोल प्राइस पे बेचिए। ऐसे ऐसे अलग अलग चरणों में आपको डी कंट्रोल किया जाएगा। कुछ सेक्टर का नाम हो सकता है अभी तय कर लिया जाए या बाद में तय कर लिया जाए कि इस सेक्टर को आप इतने समय सीमा तक के लिए कंट्रोल प्राइस पे गैस देते रहेंगे। ये नीति आयोग के वाइस चेयरमैन की अगुवाई में कमेटी बनी थी, उसने भी यही सिफारिश की थी। केलकर कमेटी बनी थी, उसने भी यही सिफारिश की थी, और उन्हीं सिफारिशों का आधार पर प्रस्ताव कैबिनेट के पास गया है। ऑलराइट, तो देखिए असर देखने को मिल रहा है आपकी एक्सक्लूसिव न्यूज का। ओएनजीसी अब हो चुका है 4% ऊपर। अब ये देखिए थोड़ा लो बीटा स्टॉक है, अब ये सीधे एक साथ नहीं बढ़ता, लेकिन चाल देखिए इसने दिखा दी थी। आधे घंटे 20 मिनट पहले भी देखिए हम लोगों के रडार पर ही आया था स्टॉक ओएनजीसी, बात हो रही थी, तब भी मोदी जी से पूछा गया था और उन्होंने कहा था 74 का टारगेट उनको लगता है आज हासिल होगा। और ओएनजीसी देखिए धीरे 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 करके ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़े दिनों के बाद ओएनजीसी बढ़ना दिख रहा था, इसलिए मैंने इसको उस समय मार्क किया था। बिल्कुल हेमंत, आपको याद हो हमारे मित्र नीलेश शाह साहब कल आए थे और उनसे पूछा गया था कि कौन से सेक्टर्स उनको अंडर वैल्यूड दिख रहे हैं, तो उन्होंने पीएसयू कंपनीज पर खास अपनी राय व्यक्त की थी। मैं वो बाइट अगर दोबारा निकल पाए तो मैं आपको दोबारा सुनवाता हूं। और उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक मूव हो जिसकी वजह से आपको ताला खुलता हुआ दिखे तो ये स्प्रिंग की भांति ऊपर आपको जाते हुए दिखेंगे। सही कह रहे हैं। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज को मत भूलिए, इस खबर का असर वहां पर भी पॉजिटिव नजर आएगा। आप जाहिर सी बात है, देखिए ऑयल एंड गैस वाली कंपनी भी है, देखिए ये रिलायंस इंडस्ट्रीज, और ये इसके लिए भी देखिए बढ़िया खबर है। तो ओएनजीसी के लिए तो है अच्छी, ऑयल इंडिया के लिए भी देखिए बढ़िया है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज ये डबल बढ़िया खबरें हो गई हैं। एक तो देखिए इन्वेस्टमेंट वाली खबर आई, जियो के प्लेटफॉर्म में पहले इन्वेस्टर्स आ रहे थे, फिर रिटेल के प्लेटफॉर्म में देखिए इन्वेस्टर्स आना शुरू हुए, और अब ये गैस वाला सेक्टर जिसको सब लोग थोड़ी देर के लिए देखिए भूल रहे थे, देखिए अब ये खबर इस स्टॉक को भी स्फूर्ति देगी। तो 2300 के ऊपर देखिए आरआईएल का स्टॉक निकल चुका है। चंदन जी, आपने शुरुआत में भी कहा था टाइटन आरआईएल ये दोनों आपको पसंद आ रहे हैं, और ये न्यूज उसके लिए भी पॉजिटिव है। बताइए आपका टारगेट। अच्छा, यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन बन के और एक मेजर मूव के लिए तैयार हो चुका है, और इसीलिए हमने यहाँ पे टॉप 10 के दमदार ट्रेड में इसको आइडेंटिफाई किया था। तो रिलायंस है यहाँ पे अपमूव है, और हमारे टारगेट है वो 2350 के, और ऑलरेडी काउंटर पिछले कुछ मिनटों में एक शानदार मोमेंटम दिखा रहा है। और अच्छी बात यह कि काउंटर में 2-3% का ओपन इंटरेस्ट घटा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि जो बीच में कुछ 4-5 दिन में शॉर्ट बने थे वो यहाँ पे कवर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे फोकस रहना चाहिए, और इनफैक्ट यहाँ पे लोग 2350 से ऊपर के स्ट्राइक के कॉल को लेके भी मोमेंटम प्ले कर सकते हैं। और जिस हिसाब से रिलायंस का मोमेंटम है और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, हर कोई यहाँ पे रिलायंस में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और उसके अलावा ये जो आप खबरें बता रहे हो, ये खबरें भी रिलायंस के लिए पॉजिटिव रहेगी, और यहाँ पे आप 2350 प्लस तक के टारगेट को हासिल करता हुआ नजर आ जाएगा। चलिए फिलहाल आपके सामने ओएनजीसी और ऑयल इंडिया का स्टॉक फिलहाल स्क्रीन पर लाते हैं। ओएनजीसी का हेमंत जी डिविडेंड यील्ड 10.8% है, ऑयल इंडिया का 12.1% है। और जो बात कल आपने 10 के दमदार ट्रेड्स पर सुनी थी नीलेश शाह साहब से, आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी कोटक महिंद्रा के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीआईओ हैं, और उन्होंने एक शानदार आपको राय दी थी अंडर वैल्यूएशन ऑफ पीएसयू स्टॉक्स में, जो अब आपके सामने बहुत अच्छी तरीके से उभरती हुई आ रही है। ठीक बात है। तो देखिए ये डीरेगुलेशन शब्द ही ऐसा है जो देखिए बाजार को भी पसंद आता है। ध्यान रखिए, ये अगर ऑयल एंड गैस सेक्टर के डीरेगुलेशन की चर्चा हो रही है तो ये मार्केट को बहुत पसंद आएगी। इसलिए ये कैबिनेट का अप्रूवल, दरअसल अब ओएनजीसी में तो देखिए तेजी भरेगा ही, ऑयल इंडिया तो ऊपर है ही है, आरआईएल ऊपर है ही है, लेकिन ये ओवरऑल मार्केट शेयर बाजार के लिए बहुत ही शानदार खबर मानी जाएगी। चलिए विशेषज्ञों से यहां पर विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी आपका, मुदित जी आपका, समय निकालने के लिए, इस चर्चा में आज शामिल होने के लिए। बाजार देखिए भागता हुआ 11750 के पास अब इस समय देखिए निफ्टी पहुंच चुका है, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखें धीरे धीरे करके सुधर रहा है। ऑयल एंड गैस सेक्टर ने तेजी
की तरफ देखिए बढ़ना शुरू कर दिया है अब, और बैंक निफ्टी भी अगर आप देखें तो यहां पर भी सुधार देखने को मिल रहा है। प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो आगे की कमान संभालेंगे, बताएंगे आपको, आपके सवालों के जवाब देंगे। कोई भी सवाल हो तो अगले कार्यक्रम में जरूर पूछिएगा ट्रेडर्स हॉटलाइन में। प्रदीप, ओवर टू यू। शुक्रिया हेमंत। तो रिफॉर्म्स की गाड़ी बिल्कुल टॉप गियर में चल रही है और वैसे ही बाजार भी चलता हुआ। आपके सवाल पूछने के लिए आपको ट्विटर पे हमें टैग करना है #AskAwazFNO या #AskAwazCash लिखकर आप अपने सवाल तुरंत भेजिए। तब तक आपको बताते हैं इस समय की बड़ी खबरें।